नमस्कार। आज हम 19वीं सदी के भारत के एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनके काम को समझने के लिए मुझे लगता है सिर्फ सुधारक कहना काफी नहीं होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उन्हें एक महान विद्वान बताते हैं, एक सुधारक और एक मानवतावादी भी। बिल्कुल। लेकिन आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि एक अकेले इंसान ने उस दौर के समाज के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को, मतलब जाति पर आधारित ज्ञान, क्रूर सामाजिक प्रथाएं और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने की सोच को एक साथ कैसे चुनौती दी। सही बात है। ये किसी एक सुधार की कहानी नहीं है, ये एक बहुआयामी लड़ाई की दास्तां है। और ये लड़ाई देखिए उस समय लड़ी जा रही थी जब लोगों के पास ज्यादातर 2 ही रास्ते थे। अच्छा। हाँ, या तो आप पुरानी परंपराओं को बिना सवाल किए मान लें या फिर पश्चिम से आ रही हर चीज को आंख बंद करके अपना लें। विद्यासागर ने इन दोनों रास्तों को खारिज कर दिया। उन्होंने एक तीसरा ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना, अपनी जड़ों को समझते हुए तर्क की कसौटी पर कसकर समाज को अंदर से बदलना। और ये अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच थी उस जमाने में। बिल्कुल। और यही बात उन्हें आज भी इतना जरूरी बनाती है। तो चलिए उनकी इस रणनीति को परत दर परत समझते हैं। पहला मोर्चा उन्होंने वहां खोला जहां से समाज में ताकत और रुतबा तय होता था। मतलब? ज्ञान पर। हाँ, ज्ञान पर। 1850 में जब वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी गूंज मुझे लगता है दशकों तक सुनाई देनी थी। हाँ, और उस फैसले को समझने के लिए हमें उस समय के बंगाल को समझना होगा। उस दौर में सामाजिक शक्ति का स्रोत था संस्कृत का ज्ञान और शास्त्रों पर पकड़। सही। और इस पर सिर्फ ब्राह्मणों का एक अधिकार था। ये एक बंद दरवाजा था जिसकी चाबी कुछ ही लोगों के पास थी। विद्यासागर ने प्रिंसिपल बनते ही सबसे पहले उसी दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए दाखिला खोल दिया। मतलब ये सिर्फ एक एडमिशन पॉलिसी में बदलाव नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सामाजिक शक्ति के समीकरण को हमेशा के लिए बदलने की एक सोची समझी रणनीति थी। एक तरह से ये कहना था कि ज्ञान किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये सबका हक है। एकदम। उन्होंने शक्ति के स्रोत पर सीधा हमला किया। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने देखा कि सिर्फ दरवाजे खोलना काफी नहीं है, अंदर का रास्ता भी तो आसान बनाना होगा। अच्छा। संस्कृत सीखने और सिखाने का तरीका इतना मुश्किल और पुराना था कि ज्यादातर लोग वैसे ही हिम्मत हार जाते थे। तो उन्होंने संस्कृत ग्रामर पर अपनी किताबें लिखीं, पढ़ाने का तरीका बदला और उसे आसान बनाया। और हमारे स्रोतों में उनकी बंगाली प्राइमर बोर्नो परिचय का भी जिक्र है। ये सिर्फ बच्चों के लिए एक वर्णमाला की किताब तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोर्नो परिचय एक क्रांति थी। उससे पहले बंगाली गद्य की कोई व्यवस्थित तर्कसंगत संरचना थी ही नहीं। विद्यासागर ने बंगाली वर्णमाला को एक वैज्ञानिक रूप दिया, भाषा को एक ढांचा दिया। तो एक तरह से उन्होंने भविष्य के संवाद की भाषा तैयार की। हाँ, कह सकते हैं। आज का आधुनिक बंगाली साहित्य जिस नींव पर खड़ा है, उस नींव का सबसे बड़ा पत्थर विद्यासागर ने ही रखा था। उन्होंने ज्ञान को पवित्र और दुर्गम से उपयोगी और सुलभ बना दिया। तो ये एक पैटर्न सा दिखता है, ज्ञान को सुलभ बनाना, उसे लोकतांत्रिक बनाना। लेकिन विद्यासागर के लिए ये सिर्फ एक अकादमिक काम नहीं था। वो इस ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, समाज की उन कुरीतियां पर वार करने के लिए जो लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रही थी। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण विधवाओं की स्थिति थी। हाँ, उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति नर्क से भी बदतर थी, खासकर बाल विधवाओं की। उन्हें समाज के लिए एक बोझ और अशुभ माना जाता था। उन्हें अपनी सारी इच्छाओं को मारकर एक बेरंग और बेजान जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। विद्यासागर का मानवीय मन इस क्रूरता को स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने इसके खिलाफ एक धर्मयुद्ध छेड़ दिया। यहाँ एक दिलचस्प बात दिखती है। एक तरफ वो संस्कृत के इतने बड़े विद्वान हैं जो किताबों और शास्त्रों में डूबे हैं, दूसरी तरफ वो विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दे पर सड़कों पर लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे स्रोत क्या बताते हैं, उन्होंने इन 2 दुनियाओं को कैसे जोड़ा? क्या वो अपने सुधारों को सही ठहराने के लिए शास्त्रों का ही इस्तेमाल करते थे? यही तो उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा थी। वो जानते थे कि इस समाज को बदलने के लिए आपको उन्हीं के हथियार इस्तेमाल करने होंगे। अच्छा। उन्होंने सालों तक प्राचीन धर्म ग्रंथों और स्मृतियों का अध्ययन किया और यह साबित किया कि विधवा पुनर्विवाह की इजाजत खुद शास्त्रों में दी गई है। उन्होंने पराशर संहिता का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यह प्रथा शास्त्र सम्मत है। तो उन्होंने परंपरा के रक्षकों को उन्हीं के मैदान में, उन्हीं के नियमों से हराया। बिल्कुल, ये एक मास्टर स्ट्रोक था।
तो वो सिर्फ एक भावुक सुधारक नहीं थे, बल्कि एक बेहद चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये गलत है, उन्होंने कहा ये आपके ही नियमों के हिसाब से गलत है। एकदम। और उनकी इसी मेहनत का नतीजा था 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून। ये कानून पास करवाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीतों में से एक था। लेकिन वो सिर्फ कानून बनवाकर रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खुद अपनी देखरेख में कई विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया। यहाँ तक कि अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से करवाया। अच्छा। हाँ, उन्होंने समाज को दिखाया कि जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करने का साहस भी रखता हूँ। और ये लड़ाई सिर्फ विधवा पुनर्विवाह तक सीमित नहीं थी। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह जैसी प्रथाओं पर भी जोरदार हमला किया। और ये जो परिणामों से ना डरने वाली बात है, हाँ। ये शायद सबसे ज्यादा तब सामने आई जब उन्होंने महिला शिक्षा का बीड़ा उठाया। सही कहा आपने। क्योंकि अगर विधवा पुनर्विवाह समाज के एक नियम को चुनौती दे रहा था, तो लड़कियों को पढ़ाना तो पूरे सामाजिक ढांचे की नींव को हिला देने जैसा था। बिल्कुल, ये उनकी लड़ाई का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी मोर्चा था। विद्यासागर ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तब तक समाज का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। वो जानते थे कि एक शिक्षित माँ ही एक शिक्षित पीढ़ी को जन्म दे सकती है। स्रोतों में एक आंकड़ा है जो हैरान कर देता है। उन्होंने लड़कियों के लिए 35 स्कूल संगठित करने में मदद की। 35? हाँ, 35। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनमें से कई स्कूलों का खर्च वो खुद अपनी जेब से उठाते थे। ये तो एक सुधारक से कहीं ज्यादा ये तो जुनून है। आज के जमाने में कोई अरबपति भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये जुनून ही था, और ये कोई अकेला प्रयास नहीं था। कलकत्ता में 1849 में जो बेथ्यून स्कूल स्थापित हुआ, वो भारत में महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर था। हाँ, उसका जिक्र है। विद्यासागर उस स्कूल के सचिव बने और अपनी पूरी ताकत उसे सफल बनाने में लगा दी। वो सिर्फ स्कूल नहीं खोल रहे थे, वो एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बना रहे थे। लेकिन समाज इस भविष्य के लिए तैयार नहीं था। स्रोतों में जो विवरण मिलते हैं वे दिल दहला देने वाले हैं। स्कूल जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों पर सड़कों पर लोग चिल्लाते थे। हाँ। उन्हें गालियां देते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे। जरा सोचिए, एक छोटी बच्ची किताब लेकर स्कूल जा रही है और पूरा समाज उसे अपना दुश्मन समझ रहा है। दुश्मन ही समझ रहा था, क्योंकि वो किताब एक प्रतीक थी बदलाव का, बराबरी के दावे का, और समाज उस दावे से डरता था। सिर्फ बच्चों से ही नहीं, उनके माँ बाप से भी। हाँ, उनके माँ बाप का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, उन्हें समुदाय से बाहर निकाल दिया जाता था। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इस बदलाव से इतना डर क्यों था? इसका जवाब भी शायद हमारे स्रोतों में ही छिपा है। उस समय एक आम धारणा फैलाई गई थी कि जो लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, वे अपने पतियों को गुलाम बना लेंगी। ये गुलाम शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब साफ है कि उनके लिए पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का नहीं, बल्कि नियंत्रण का था। हाँ, ये डर सिर्फ शिक्षा का नहीं था, ये शक्ति संतुलन के बिगड़ने का डर था। सदियों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक ढांचे में पुरुष का स्थान ऊपर था और महिला का नीचे। सही बात है। शिक्षा एक ऐसा हथियार था जो महिलाओं को सवाल पूछने की, बराबरी का दावा करने की ताकत दे सकता था। ये उस स्थापित व्यवस्था पर सीधा प्रहार था जिसे समाज का बड़ा तबका किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहता था। तो उन्हें डर था कि अगर औरत पढ़ लिख गई तो वो घर के फैसलों में अपनी राय रखेगी, अपनी पहचान बनाएगी, और फिर उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब का मतलब क्या है? आज की हमारी ये चर्चा दिखाती है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे, एक पूरी रणनीति थे। बिल्कुल। उन्होंने ज्ञान पर कुछ लोगों के कब्जे को तोड़ा, उस ज्ञान को विधवाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए हथियार बनाया, और फिर उस ज्ञान की मशाल को महिलाओं के हाथ में थमा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां रोशन हो। हाँ। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उनके सभी काम एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। संस्कृत कॉलेज में सुधार विधवा पुनर्विवाह की लड़ाई से अलग नहीं था, और लड़कियों के लिए स्कूल खोलना इन दोनों से अलग नहीं था। आप एक अज्ञानी और दबे हुए समाज में सार्थक सामाजिक सुधार नहीं ला सकते। सही बात है। और आप तब तक एक शिक्षित समाज नहीं बना सकते जब तक उसकी आधी आबादी को आप शिक्षा से वंचित रखें। इन सब का एक ही लक्ष्य था, एक तर्कसंगत, मानवीय और शिक्षित समाज का निर्माण करना। उन्होंने भाषा को सरल बनाया ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे,
उन्होंने विधवाओं को दूसरा जीवन जीने का हक दिलाया ताकि समाज मानवीय बने, और उन्होंने लड़कियों को शिक्षित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां बराबरी पर आधारित हों। उनका हर कदम एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण भविष्य की तरफ था। और ये सब उन्होंने उस समय में किया जब उनके पास आज की तरह सोशल मीडिया या संचार के साधन नहीं थे, जब सामाजिक दबाव इतना ज्यादा था कि किसी भी सुधार की बात करना खुद को समाज से अलग थलग कर लेने जैसा था। उनका साहस और उनकी दूरदर्शिता वाकई असाधारण थी। वो अपने समय से कम 100 साल आगे की सोच रहे थे। स्रोत बताते हैं कि उस समय लोगों को डर था कि पढ़ी लिखी महिलाएं अपने पतियों को गुलाम बना लेंगी। ये विचार सोचने पर मजबूर करता है। जब भी समाज में किसी वंचित समूह को शिक्षा या अधिकार देने की बात होती है, तो क्या स्थापित व्यवस्था को बदलने का ये डर आज भी अलग अलग रूपों में हमारे सामने नहीं आता? बिल्कुल आता है। शायद चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन शक्ति संतुलन के बिगड़ने का वो पुराना डर आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है।